मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 19 जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन पढ़ेंगे आज हम। और आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करके लाई हूं मैं आज भी आपको नोट्स से ही पढ़ना है, तो देखिएगा। जैव विविधता एवं संरक्षण, यह आपके कोर्स में है। जैव विविधता, जैव यानी जीवों में, विविधता यानी कि विभिन्नता। जीवों में जो विभिन्नता होती है वही जैव विविधता है। इसका अर्थ देखते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, और इनके बीच में जो विभिन्नताएं हैं वही क्या है? जैव विविधता। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के मध्य, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? जैव विविधता। एग्जाम्पल जैसे अति सूक्ष्म पादप शैवाल, आपने हरित शैवाल देखा होगा, तालाबों में हरी हरे से काई लग जाती है, तो वो पादप शैवाल है, हरित शैवाल। तो अति सूक्ष्म होते हैं ये। अति सूक्ष्म पादप शैवाल से लेकर विशालकाय वृक्ष बरगद, बड़े से बड़ा पेड़ बरगद, ये तो हम उसमें देख सकते हैं प्लांट्स में विविधता। बच्चों एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। अति सूक्ष्म पादप शैवाल से लेकर विशालकाय वृक्ष बरगद तथा रेडवुड, और बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं। अति सूक्ष्म बैक्टीरिया यानी जीवाणु से लेकर विशालकाय हाथी या व्हेल मछली तक ये विभिन्नताएं पाई जाती है। छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव इस प्रकृति में पाया जाता है, और इनके बीच जो विभिन्नताएं हैं वही क्या कहलाती है? जैव विविधता। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रकाशित, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक प्रकाशित किए प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट 1987। ये 1987 में ये रिपोर्ट बनाई गई थी, प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट। इसके अनुसार जैव विविधता की परिभाषा दी गई है बच्चों। जैव विविधता की परिभाषा क्या है? किसके अनुसार? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रकाशित प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट के अनुसार, 1987 के अनुसार। इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। देखिए, कहीं रेगिस्तान है, कहीं बर्फ है, कहीं नदी है, कहीं तालाब है, उसी हिसाब से वहां पर उसी वातावरण के अनुसार जीव जंतु पाए जाते हैं। तो वो जीव जंतुओं में जो विभिन्नताएं, विषमताएं और पारिस्थितिकी जटिलता पाई जाती है वही क्या है? जैव विविधता। आपको ये परिभाषा याद करनी है। किसने दी है ये परिभाषा? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रकाशित प्रौद्योगिकी आकलन रिपोर्ट 1987 के अनुसार है ये परिभाषा। और परिभाषा आपको बता दी है, जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता और पारिस्थितिकीय जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। अब हम जैव विविधता के स्तर देखते हैं बच्चों। जैव विविधता के 3 स्तर हैं: प्रजाति विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। कितने स्तर हैं बच्चों? 3 स्तर हैं जैव विविधता के। नंबर 1 पर प्रजाति विविधता, दूसरे पे आनुवांशिक विविधता और तीसरे पे पारिस्थितिक तंत्र विविधता। प्रजाति विविधता क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में, कोई भी क्षेत्र विशेष ले लीजिए, आपके आसपास का ही क्षेत्र ले लीजिए, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या, कोई भी जीव ले लीजिए और उस जीव की विभिन्न प्रजाति हैं, उनकी कुल संख्या बता सकते हैं। जैसे अगर हम डॉग्स का लें तो डॉग्स में हम देखते हैं बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, जैसे कि लैब्रा, जर्मन शेफर्ड, रॉटविलर। तो इस तरीके से हम उसमें देख सकते हैं कि कोई भी हमने जीव ले लिया और उसकी विभिन्न प्रजातियों की कुल संख्या हमने देख ली, तो यही क्या है? उसकी
प्रजाति विविधता। इसके बाद देखिए आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता की जो जीन में जो चेंज होता है उसके कारण जो विभिन्नता पाई जाती है। एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच, एक ही प्रजाति है, एक ही जाति है और उनके विभिन्न सदस्य हैं, उनके बीच आनुवांशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली भिन्नता। देखिए जैसे मानव प्रजाति है तो कोई तो गोरे होते हैं, कोई काले होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं। तो ये जो विभिन्नता है किसकी वजह से आती है? आनुवांशिक इकाई जीन के कारण आती है। तो ये जो विभिन्नता आती है उसे हम कहते हैं आनुवांशिक विविधता। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखें अगर हम तो वह है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। पृथ्वी के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की भिन्न भिन्न भौगोलिक या पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण जीव जंतुओं व पौधों में भिन्नता पाई जाती है। देखिए कि बर्फ में सफेद भालू पाया जाता है और जहां गर्मी है वहां काले भालू पाए जाते हैं। तो ये किस हिसाब से है? पारिस्थितिक के हिसाब से है कि कहीं तो गर्मी है और कहीं ठंड है। उसी हिसाब से ये क्या पाए जाते हैं? जीव जंतुओं में विविधता, पेड़ पौधों में विविधता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो जैव विविधता के 3 स्तर हैं बच्चों, प्रजाति विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। प्रजाति के बारे में हमने आपको बता दिया। अब प्रजाति है क्या बच्चों? प्रजाति जीवों का वह समूह जो दिखने में एक समान हो तथा आपस में जनन कर सके, प्रजाति कहलाती है। कि ऐसा देखिए कि बिल्ली है तो देखने में एक जैसी बिल्लियां हैं और आपस में वो जनन भी कर सकती हैं, लेकिन अगर कुत्ता उनके साथ शामिल किया जाए तो उनके साथ जनन प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो जाति वही है जो देखने में एक समान हो और जिनमें आपस में जनन कर सकते हैं, वह क्या कहलाती है? प्रजाति कहलाती है। तो ये प्रजाति की परिभाषा है बच्चों, आपको नोट करनी है। पहले आप ये 3 प्रकार की जैव विविधता के 3 स्तर है, इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद प्रजाति की परिभाषा नोट कर लीजिए। बच्चों प्रजाति, तो प्रजाति अभी बताया आपको, जीवों का वह समूह जो दिखने में एक समान हो तथा आपस में जनन कर सकते हो, प्रजाति कहलाती है। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र क्या है बच्चों? स्थान विशेष के जैव अजैव घटकों की अंतःक्रिया से निर्मित तंत्र। कोई भी स्थान विशेष ले लेते हैं और उसमें जो जीवित और अजीवित घटक हैं उनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है उससे जो तंत्र निर्मित होता है वही क्या है? पारिस्थितिक तंत्र। जैसे देखिए घास के मैदान, पहाड़, मरुस्थल, समुद्र, नदी, घाटी, उष्णकटिबंधीय वन, ये सब क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के अंदर आते हैं। अब देखते हैं वैश्विक जैव विविधता, पूरे विश्व की विविधता, जीवों में विविधता। वैश्विक जैव विविधता क्या है? पूरे विश्व के जीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता। वैश्विक जैव विविधता, वैश्विक से तो आप समझ ही सकते हैं विश्व, जैव से यानी कि जीवों और विविधता यानी विभिन्नता। तो वैश्विक जैव विविधता क्या है? पूरे विश्व के जीवों के मध्य पाई जाने वाली विभिन्नता। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार पृथ्वी पर प्रजातियों 50 से 300 लाख वैज्ञानिकों द्वारा पहचानी गई हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 50 से 300 लाख तक। 17 से 20 लाख। भूमध्य रेखा जैव विभिन्नता संपन्न क्षेत्र,
वनस्पतियों की दृष्टि से मध्य और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया वनस्पति की दृष्टि से संपन्न है बच्चों। तो वनस्पतियों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र कौन से हैं? मध्य और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया। विश्व की लगभग 2/3 वनस्पति प्रजातियां, लगभग 2/3 वनस्पति प्रजातियां, कशेरुकी प्राणियों की 30% तथा कीटों की 90% प्रजातियां उपरोक्त क्षेत्र में मिलती हैं। ये जो क्षेत्र है कौन से? मध्य और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया, इनमें विश्व की 2/3 वनस्पतियों की प्रजातियां मिलती हैं और जो कशेरुक प्राणी हैं उनके 30% और कीटों की कम से कम 90% प्रजातियां इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7% है। भारत की जैव विविधता, अभी हमने वैश्विक जैव विविधता देखी थी, अब हम देखते हैं भारत की जैव विविधता। भारत विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण जैव विविधता समृद्ध देश है। यहां की जो भौगोलिक स्थिति है वह विशेष है और यहां पर जैव विविधता से समृद्ध है भारत। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व की तुलना में 2.4% है और पूरे विश्व की 7 से 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। भारत विश्व के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पति की प्रजातियां हैं 45,968 और जंतुओं की प्रजातियां हैं 91,364। भारत के अंदर ये जैव विविधता की प्रजातियां, जंतुओं की और वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं जैव विविधता के तप्त स्थल। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है वो कहलाते हैं हॉटस्पॉट। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाते हैं जहां सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो हम परिभाषा बता सकते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की या जैव विविधता के तप्त स्थल। तप्त से आप ये मत समझ जाना कि गर्म नहीं, जहां पर सबसे ज्यादा जीवों की विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता तप्त स्थल। तो वे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती है जैव विविधता तप्त स्थल कहलाते हैं। और इसकी अवधारणा 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने दी थी तप्त स्थलों की। जैव विविधता तप्त स्थलों की संख्या 1999 तक 25 थी। जो जैव विविधता तप्त स्थल हैं 1999 तक जो देखे गए वो थे 25 और वर्तमान में 34 हो गई है। और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.3% ये भाग पाए जाते हैं जिनमें बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। विश्व के जो प्रमुख जैव विविधता तप्त स्थल है वो है अटलांटिक वन, पूर्व मलेशियाई द्वीप समूह, दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत और मेडागास्कर द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, कोलंबिया, चोको, मध्य चिली, ये सब क्या हैं? यहां पर प्रमुख तप्त स्थल पाए जाते हैं बच्चों। तो जैव विविधता के तप्त स्थल हम बता सकते हैं जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है वह कहलाते हैं जैव विविधता तप्त स्थल। सबसे पहले यह धारणा दी थी किसने? नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में। 1999 तक 25 थे तप्त स्थल और वर्तमान में 34 पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.3% हिस्सा क्या है? तप्त स्थल हैं, जैव विविधता तप्त स्थल। और विश्व के प्रमुख जो जैव विविधता तप्त स्थल हैं इनका नाम है अटलांटिक वन, पूर्व मलेशियाई द्वीप समूह, दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत, मेडागास्कर द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, कोलंबिया और मध्य चिली। अब हम भारत के देखेंगे। भारत के जैव विविधता तप्त स्थल, इनका विस्तार क्षेत्र,
इनके क्षेत्रफल देखते हैं बच्चों। भारत के जैव विविधता तप्त स्थल, तीन तप्त स्थल हैं भारत के। पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल, दूसरे पश्चिम घाट जैव विविधता तप्त स्थल और तीसरे इंडो वर्मा जैव विविधता तप्त स्थल। भारत के जैव विविधता तप्त स्थल तीन टाइप हैं, इसके तीन प्रकार हैं। पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल, पश्चिम घाट जैव विविधता तप्त स्थल, इंडो वर्मा जैव विविधता तप्त स्थल। अब हम इनका, इन तीनों का जो जैव विविधता तप्त स्थल है, इनका विस्तार क्षेत्र देखते हैं बच्चों। इनका क्षेत्रफल देखेंगे और इसमें कौन कौन से मुख्य जीव पाए जाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल, और इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये आते हैं पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल में। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल किसमें आते हैं बच्चों? ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल में। जो पश्चिम घाट जैव विविधता तप्त स्थल है, इसमें आता है केरल। इंडो वर्मा जैव विविधता तप्त स्थल में आते हैं बच्चों मलेशिया, म्यांमार, भारत, चीन, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। तो यहां पर भारत का कुछ हिस्सा इंडो वर्मा जैव विविधता तप्त स्थल में आता है, इसलिए हमने इसको भारत के जैव विविधता तप्त स्थल में शामिल किया है, इंडो वर्मा जैव विविधता तप्त स्थल। वैसे मुख्य देखे जाएं तो पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल है, जिसमें सिर्फ भारत है, और पश्चिम घाट जैव विविधता तप्त स्थल है, इसमें भी सिर्फ भारत का है। लेकिन इंडो वर्मा जैव विविधता तप्त स्थल है, इसमें अन्य देश भी शामिल हैं, जैसे मलेशिया, म्यांमार, भारत, चीन, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। अब हम देखते हैं, अगर आपसे मुख्यतः भारत के ही जैव विविधता तप्त स्थल पूछे जाएं तो ये मुख्यतः दो ही हैं, पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल और पश्चिम घाट जैव विविधता तप्त स्थल। लेकिन इंडो वर्मा जैव विविधता तप्त स्थल में और देशों के साथ भारत भी शामिल है, तो ये भी भारत का क्या माना जाता है? जैव विविधता तप्त स्थल माना जाता है, इंडो वर्मा जैव विविधता तप्त स्थल। क्षेत्रफल देखें तो पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल का क्षेत्रफल है 7,50,000 वर्ग किलोमीटर, और पश्चिम घाट जैव विविधता तप्त स्थल का क्षेत्रफल है 1,60,000, और इसमें तो बहुत सारे देश हैं, तो इसका क्षेत्रफल है 23,73,000 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं हम पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाले मुख्य जीव कौन कौन से हैं। लंगूर, हुलाक, गिब्बन, उड़न गिलहरी, हिम, तेंदुआ, गांगे, डॉल्फिन, और इधर देखें एशियाई हाथी, मैकॉक, बंदर, नीलगिरी, तहर। कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं और पश्चिम घाट में कौन कौन से पाए जाते हैं, या आपसे पूछ लिया जाता है कि गिब्बन बंदर कहाँ पाया जाता है, कौन से तप्त स्थल में पाया जाता है, या गांगे डॉल्फिन कहाँ कौन से तप्त स्थल में पाई जाती है, ये हम बता सकते हैं। इसी प्रकार से मैकॉक बंदर कहाँ पाया जाता है, कौन से तप्त स्थल में है, ये भी हम बता सकते हैं। तो बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी हम देख रहे थे जैव विविधता तप्त स्थल एवं इसका संरक्षण, और हमने देखे थे
भारत के जैव विविधता तप्त स्थल, और इसमें थे पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल, पश्चिम घाट जैव विविधता तप्त स्थल। ये तो भारत के मुख्य तप्त स्थल है। इसके अलावा इंडो वर्मा जैव विविधता तप्त स्थल में भारत का भी हिस्सा आता है और इसका क्षेत्रफल है 23,73,000 वर्ग किलोमीटर। और देखिए, मैंने आपको भी बताया था कि आपसे पूछ लिया जाता है कि ये हुलॉक गिब्बन, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ, गांगे डॉल्फिन कहां पाई जाती हैं, तो आप बता सकते हैं पूर्वी हिमालय जैव विविधता तप्त स्थल में। अब हम आपको बताएंगे स्थानबद्ध प्रजातियां। स्थानबद्ध का मतलब है कि जो एक क्षेत्र विशेष में ही पाई जाएंगी। एक क्षेत्र विशेष होगा, उसके अंदर ही ये जातियां, ये प्रजातियां पाई जाएंगी और इन्हें कहते हैं हम क्या? स्थानबद्ध प्रजातियां। तो स्थानबद्ध प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती हैं। उदाहरण जैसे लेमूर, और आपसे पूछ लिया जाता है कि लेमूर कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मेडागास्कर द्वीप। मेटासिकोया पादप कहां पाया जाता है? चीन की घाटी में पाया जाता है। और नीलगिरी थार व मैकॉक बंदर कहां पाया जाता है? ये तो कई बार पूछा जा चुका है कि मैकॉक बंदर कहां पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं भारत का पश्चिमी घाट। यहां पर नीलगिरी थार व मैकॉक बंदर पाए जाते हैं बच्चों। और ये ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मैंने लिखवा रखी है, आप देख सकते हैं ट्रिक। तो ट्रिक के हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं अगर भूल जाते हैं तो स्थानबद्ध प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे कि लेमूर कहां पाया जाता है? मेडागास्कर द्वीप में। मेटासिकोया पादप कहां पाया जाता है? चीन की घाटी में। मैकॉक बंदर या नीलगिरी थार कहां पाया जाता है? भारत के पश्चिम घाट में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है बच्चों, बताइए? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो आपके सामने ही है, गांगे डॉल्फिन। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन, गांगे डॉल्फिन। और कब घोषित किए है इसको? 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। किसे? गांगे डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब हम देखते हैं बच्चों जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का महत्व, ये तरह तरह की जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की जो विभिन्नता है, वो हमें क्या फायदा है इससे, विविधता से कुछ फायदा है क्या? तो ये विविधता के फायदे देख रहे हैं हम, इसके महत्व देख रहे हैं। सबसे पहले आर्थिक महत्व। आर्थिक यानी कि जिससे धन कमाया जाए, तो आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में जैव विविधता से हमें क्या मिलता है? भोजन, ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, ये सब जैव विविधता के कारण ही उपलब्ध होता है। कोई खाता है गेहूं, कोई खाता है बाजरा, तो वो विविधता के कारण ही तो है। जहां पर बाजरा ज्यादा होता है वहां के लोग क्या खाएंगे? बाजरा। और जहां गेहूं ज्यादा होता है वो क्या खाएंगे? गेहूं। उसी हिसाब से वो क्या होता है? उसी हिसाब से अपना भोजन करते हैं। ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चा माल, ये सब आर्थिक महत्व की चीजें जैव विविधता का महत्व है। जैव विविधता का उपयोग कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोग रोधी तथा कीट रोधी फसलों की किस्मों के विकास में भी किया जाता है। जेट्रोपा व करंज ऐसे वृक्ष हैं जिनसे क्या बनता है? बायोडीजल बनता है। बायोडीजल वृक्ष कहा जाता है इनसे। कौन से? जेट्रोपा और करंज। इन पौधों के बीजों से जैव ईंधन बायोडीजल बनाया जाता है। आजकल तो बहुत सारे बायोडीजल प्लांट्स लगे हुए हैं और बायोडीजल का यूज करके व्हीकल्स चलाए जा रहे हैं। तो जेट्रोपा व करंज, इनको बोला जाता है बायोडीजल वृक्ष। और इनके बीजों से, इन पौधों के बीजों से जैव ईंधन बायोडीजल बनाया जाता है बच्चों। ये तो था आर्थिक महत्व, क्योंकि बायोडीजल से भी तो धन कमाया जाता है ना।
तो ये था आर्थिक महत्व। अब देखते हैं हम औषधीय महत्व क्या है जैव विविधता के। तो देखिए कहीं पर कौन से पौधे होते हैं, कहीं पर कौन से होते हैं, क्षेत्र के हिसाब से पौधे होते हैं और वो क्या होते हैं, औषधि के रूप में उपयोग किए जाते हैं विभिन्न बीमारियों में। तो कई असाध्य बीमारियां हैं जो जल्दी से ठीक नहीं हो सकती, लेकिन जड़ी बूटियों के प्रयोग से उनको ठीक किया जा सकता है। जैसे देखिए रोग हमने इधर बनाई है सारणी में रोग और इधर बताएं उस रोग में कौन से पौधे हम यूज कर सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं। मलेरिया, मलेरिया के लिए सिनकोना पादप की छाल का यूज किया जाता है बच्चों, सिनकोना पादप की छाल। कैंसर, कैंसर के लिए टैक्सस बकाटा वृक्ष की छाल का यूज किया जाता है बच्चों। ब्लड कैंसर के लिए विनक्रिस्टिन तथा विनब्लास्टिन पादप का यूज किया जाता है। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप हो तो सर्पगंधा का यूज किया जाता है। तो ये कुछ असाध्य बीमारियां हैं और जिनके लिए इन पौधों का यूज किया जाता है। तो ये इनका हुआ औषधीय महत्व विभिन्न असाध्य बीमारियों में पौधों का। अब देखिए जैसे तुलसी, तुलसी तो हर घर में पाई जाती है और आजकल तो गिलोय भी सभी घरों में पाया जाता है। तो जैसे तुलसी, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरा, गिलोय, इन सब में एड्स रोधी गुण पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं औषधीय महत्व के बाद हम देखते हैं कि पर्यावरण को क्या महत्व है, इनसे पर्यावरण को क्या फायदा है। तो ये औषधीय महत्व थे बच्चों, देख लीजिए आप एक बार, आर्थिक महत्व और औषधीय महत्व दोनों देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम पर्यावरणीय महत्व। और पर्यावरणीय महत्व में क्या आता है, खाद्य श्रृंखला का संरक्षण। देखिए संतुलन बना रहना चाहिए प्रकृति के अंदर। अगर संतुलन डगमगाता है तो पूरी पृथ्वी ही डगमगाती है। अगर ज्यादा कीड़े मकोड़े हो जाएं तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो उनको खाने के लिए जीव बनाए जाते हैं, उन जीवों को खाने के लिए भी जीव बनाए गए हैं पृथ्वी पर। तो इस तरीके से एक दूसरे का भोजन बनते हैं और यह खाद्य श्रृंखला चलती रहती है, जिससे कि पृथ्वी पर संतुलन बरकरार रहता है। खाद्य श्रृंखला का संरक्षण, जैव विविधता समृद्ध होने पर खाद्य श्रृंखलाएं ही संरक्षित रहती है। डिफरेंट टाइप्स के जीव जंतु पेड़ पौधे होंगे तभी तो खाद्य श्रृंखलाएं बरकरार रहेंगी। अगर एक ही तरीके के हो गए तो पूरे के पूरे पृथ्वी पर पूरे एक ही तरीके के जीव हो गए तो क्या होगा, वहां पर खाद्य श्रृंखलाएं संरक्षित नहीं रहेंगी और वहां तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो सकती है। दूसरा है पोषक चक्र नियंत्रण। जैसे पोषक पदार्थ हैं उनका भी नियंत्रण बना रहता है जैव विविधता के कारण। तो पोषक चक्र नियंत्रण होता है किसके कारण, जैव विविधता के कारण। पोषक चक्र को गतिमान रखने में सहायक होती है जैव विविधता। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु, तो पर्यावरण प्रदूषण का निस्तारण भी जैव विविधता के कारण हो पाता है। बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं जैव विविधता। अब देखिए कि पर्यावरण प्रदूषण में कैसे पौधे निस्तारण करते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं। तो हम यहां पर कुछ जीव पौधे इनका बताएंगे और ये क्या करते हैं, किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हैं, निस्तारण करते हैं। देखिए सदाबहार का पौधा आपने देखा होगा, सदाबहार। ये सदाबहार का पौधा क्या करता है, TNT जो कि सबसे विस्फोटक है उसका भी विघटन कर देता है। केमिकल्स बनाए जाते हैं और उनको फेंक दिया जाता है, उसका नाम क्या है, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, विस्फोटक है ये।
और सदाबहार का पौधा इसका भी विघटन कर देता है, टीएनटी का भी, ट्राइनाइट्रोटोलुइन का। स्यूडोमोनास प्यूरिडा, ऑर्थ्रोबैक्टर, साइट्रोबैक्टर, ये सूक्ष्म जीव हैं बच्चों, बहुत छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें देखने में भी नहीं आते। और ये क्या करते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट से जो भारी धातु होती है ना, जो औद्योगिक अपशिष्ट फेंक देते हैं फैक्ट्रियों से, और भारी भारी धातुएं जिनका विघटन होना कठिन है, उनको भी क्या कर देते हैं ये बैक्टीरिया, उनको भी हटा देते हैं। राइजोपस ओराइजस कवक, ये कवक है और ये कवक क्या करता है, यूरेनियम और थोरियम जो कि नाभिकीय भट्टियों में इनमें काम आते हैं, तो इनको भी हटाने की क्षमता रखते हैं राइजोपस ओराइजिस कवक। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, ये रेडियम को हटाने की क्षमता रखता है बच्चों। तो ये पौधे और जीव हैं जो हमारे पर्यावरण प्रदूषण में जो प्रदूषण कारक हैं, जैसे कि ट्राइनाइट्रोटोलुइन, औद्योगिक अपशिष्ट, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, इन सबको हटाने की क्षमता रखते हैं ये प्लांट्स। तो ये हमने देखा था पर्यावरणीय महत्व। अब हम देखते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक महत्व क्या है। कुछ आदिवासी समाज आज भी पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। अब आप देखते हैं आपकी मम्मी, आपकी बहनें, ये क्या करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की, आम की, तुलसी की, आंवला की, केला, तथा गाय को खिलाते हैं ना चारा, मोर, हंस, चूहा आदि सब, हाथी, इनकी सबकी पूजा की जाती है। और जिनकी पूजा की जाती है तो उनको खत्म थोड़ी ना करेगा इंसान, उनका संरक्षण करेगा ना। तो इसलिए पीपल, बरगद, आम, तुलसी, आंवला, केला, गाय, मोर, हंस, चूहा, हाथी आदि की पूजा की जाती है, जिससे इनका क्या हो रहा है बच्चों, संरक्षण हो रहा है। इनको खत्म नहीं करने देते। कोई इनको काटता पीटता है तो रोकते हैं लोग बाग, क्योंकि इनको क्या माना जाता है, भगवान के स्वरूप माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने 2010 को अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल जैव विविधता वर्ष मनाया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया, किसने मनाया, तो आप बता सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2010 इसको मनाया है, जैव विविधता वर्ष। अब देखिए बच्चों, जैव विविधता पर संकट भी गहरा रहा है। संकट कैसे कि देखिए कि जनसंख्या बढ़ रही है, इन जरूरतें बढ़ रही हैं, तो क्रियाकलापों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन हो रहा है, इनको काटा जाता है। तो हम देख सकते हैं मानव के क्रियाकलापों व प्राकृतिक संसाधनों के यूज के लिए इनका अंधाधुंध विदोहन काटा जा रहा है, इनको जैव विविधता तेजी से कम हो रही है। जंगल के जंगल खत्म कर रहे हैं लोग बाग अपनी जरूरतों के लिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, जैव विविधता संकट के कारण क्या क्या हैं, किस वजह से जैव विविधता पे संकट आ रहा है बच्चों। देखिए सबसे पहले तो देखते हैं प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। ये तो आप देख सकते हैं जंगलों में लोग बाग जाकर रहने लग गए हैं, घर बना लिए हैं और वहां पर रहने लग गए हैं, वहां से पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, तो वहां के जीव जंतुओं को क्या हुआ, आवास नहीं मिल पा रहा। तो आप देख सकते हैं कि वो जीव जंतु कहां पर, फिर उनको जगह नहीं मिलेगी रहने की, उनकी जगह आप ले लोगे तो वो कहां पर आएंगे, बाहर ही आएंगे। तो वो फिर क्या शहरों की ओर आ जाते हैं बच्चों। जैसा कि कई बार आप देखते हैं कि तेंदुआ आ गया है ना, बाघ आ गया, तो जब आप उनके रहने के स्थान नष्ट कर रहे हो तो वो कहां जाएंगे, वो आपके पास ही आएंगे। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, मानव ने बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर
आबादी व कृषि भूमि का विस्तार क्या है? खेत बना लिए लोगों ने जंगलों को काट के। अब जंगल के जानवरों को रहने के लिए कहां से जगह नहीं है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जंगलों में लोग बाग रहने लग गए हैं, वहां पर कृषि भूमि यानी कि खेत बना लिए हैं, जिससे जैव विविधता संकट में आ गई है। कहते होंगे ना आपके दादा दादी की, पहले तो यहां भी जंगल था, यहां भी जंगल था, और आज यहां पर इतनी बसावट हो गई है। तो भाई जंगलों में लोग बाग रहने लग गए हैं, वहां पर उन्होंने कृषि भूमि का विस्तार कर लिया है। दूसरा देखिए, प्राकृतिक आवास विखंडन। तो प्राकृतिक आवासों को तो नष्ट कर ही दिया, अब इनका विखंडन भी कर दिया। कैसे? वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास, वहां से बीच में से क्या निकाल दी? जरूरतों के हिसाब से सड़क मार्ग निकाल दिया, रेल मार्ग निकाल दिया, गैस पाइपलाइन निकाल दी, नहर निकाल दी, विद्युत लाइन बांध निकाल दिए, खेल आदि के निर्माण से विखंडित हो गए हैं, जिससे वन्य जीवों के जीवन पर संकट आ गया है। जैसे दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वहां से रेलवे लाइन निकल गई है, जहां से अब क्या हुआ, रेल जाती है वहां से। अब जीव जंतु को तो कहां पता होता है कि भाई ये रेल आ रही है कि क्या नहीं आ रही, इंसान तो फिर भी समझता है ना। तो प्रति वर्ष लगभग आधा दर्जन बाघ और अन्य जीव ये रेल दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जलवायु परिवर्तन संकट आया, एक तो प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने से और उनका विखंडन होने से। एक तो पूरी तरह से नष्ट ही कर दिए, एक उनको विखंडन कर दिया कि बीच में कुछ अन्य चीजें शुरू कर दी। तीसरा आता है जलवायु परिवर्तन। अब बहुत ज्यादा व्हीकल्स का यूज होता है और क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण क्या बन रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बन रही हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस बनने की वजह से क्या होती है, पृथ्वी का वो ऊपर तो जा नहीं पाती है, भारी एक परत की तरह से पृथ्वी पर टिकी रहती हैं, ऊपर वातावरण में पर्यावरण में नहीं जा पाती। अब जब वो टिकी रहती हैं तो पृथ्वी की गर्मी को भी बाहर नहीं जाने देती। अब पृथ्वी की गर्मी बाहर नहीं जाती है तो क्या हो गया, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण। अब पृथ्वी का जब टेम्परेचर बढ़ गया है बच्चों, तो आपको पता है ध्रुवों पर बर्फ पाई जाती है, बर्फ से ढके रहते हैं ध्रुव। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ध्रुवों की बर्फ भी पिघलने लग गई है, और ये बर्फ कहां पर पिघलकर समुद्रों में आ रही है, जिससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। अगर इसी तरीके से ध्रुव पिघलते रहे तो क्या होगा, पूरे के पूरे ध्रुव पिघल जाएंगे और समुद्रों का जल स्तर बढ़ जाएगा। तो जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उपलब्ध भूमि में कमी होने से स्थलीय जैव विविधता भी कम हो रही है। पानी का स्तर बढ़ेगा, पानी जब भूमि पर आने लग जाएगा भाई, तो क्या होगा, वहां पर स्थलीय जैव विविधता यानी कि स्थलीय भूमि ही कम हो गई, तो वहां की विविधता भी खत्म हो गई। अब तो जलीय विविधता आ जाएगी। नेक्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी जैव विविधता क्या हो रही है, खत्म हो रही है। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अनेक जीव जंतु, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीव नष्ट हो रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन, जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनको भी अत्यधिक और अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है, जिससे प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। कृषि व वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति। इसके बाद देखते हैं विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और अंधविश्वास व अज्ञानता, ये सारे कारण हैं। तो देखिए विदेशी प्रजातियां आ गई हैं, जैसे लेंटाना जलकुंभी, इनसे भी क्या हो रहा है, स्थानीय प्रजातियों को खतरा हो रहा है। ये क्या करती हैं, दूसरे पौधों को उगने नहीं देती हैं और इनको जानवर भी नहीं खाते हैं। जलकुंभी जब जल पर आ जाती है तो जल के अंदर रोशनी नहीं जाने देती है, जिससे जलीय पौधे नष्ट हो रहे हैं। एक गाजर घास आती है, गाजर घास विश्व के सबसे बड़ी खतरनाक खरपतवार है, जो पेड़ पौधों के बीच में आकर क्या करती है, पेड़ पौधों की वृद्धि को रोक देती है और खुद वृद्धि करने लग जाती है। अंधविश्वास व अज्ञानता।
अंधविश्वास व अज्ञानता के कारण भी जीवों की जाति विशेष पर संकट बढ़ रहा है। कुछ लोग बलि देने के लिए इस तरीके से जीव जंतुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन से जीवों पर। तो बच्चों आज तो ये लेसन आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टर्न पर फिर दोबारा आपसे थोड़ा सा मिलते हैं और नया चैप्टर फिर शुरू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट आगे इसी को कंटिन्यू लेते हैं। मिलते हैं।